अगर आप भी मल्टीपल लोन क्रेडिट कार्ड के इन सब जाल में फंस चुके हैं भाइयों, अगर आप इस जाल में फंस चुके हैं और अगर आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाली है। हम आपको जानकारी देंगे कि आपका किस प्रकार लोन माफ़ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इस समय यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा हम अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें लोगों को जानकारी मिले कि आप लोगों के साथ क्या है। आप लोगों की रात की नींदें हराम हुई पड़ी हैं, आप लोगों की नींद नहीं आ पा रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भाइयों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, उन लोगों को शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। हमारा इस वीडियो में एम है भाइयों 200 लाइक का। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई अपडेट और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आपको उसकी अपडेट मिल सके टाइम से। भाइयों आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रखा है और आप मल्टीपल ट्रैप में हैं। पहली बात तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम मल्टीपल ट्रैप क्या है। मल्टीपल ट्रैप का मतलब ये होता है भाइयों, एक लोन लिया आपने किसी NBFC कंपनी से, वो आपको मिला 40-50 हज़ार का लोन मिला, बैंक ने आपको 40-50 हज़ार रुपये दिया। आपका अगला महीना जैसे ही किस्त का बना, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन आपके पास एक ऑफ़र है जो कि एक और बैंक से ऑफ़र दिया जा रहा है लोन लेने के लिए। वो आपको मिल रहा है 40 हज़ार रुपये का या फिर आपको 60 हज़ार रुपये का अगर लोन मिल रहा है तो भाइयों आप क्या करते हैं, एक सेकंड लोन और ले लेते हैं पुरानी EMI को भरने के लिए। आपको लगता है चलो ऐसे करके हम अपने सर्कल घुमा लेंगे, टोपी घुमा लेंगे। बहुत से लोग हैं जो टोपियाँ घुमाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वो टोपी कहीं ना कहीं रुक जाती है। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा, चौथे को चुकाने के चक्कर में पांचवा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस कर देना, अनलिमिटेड पूरी की पूरी क्रॉस कर देना, बिल्कुल भी एक भी उसके अंदर बैलेंस नहीं बचा और आपने पूरी की पूरी यूज़ कर ली, पहले की भी कर ली, दूसरे की भी कर ली, तमाम आपने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लिए। अब आपके साथ लास्ट में एक कंडीशन आके बन गई। अब आप कहते हो कि भैया मेरे को तो एक ही लोन भरना है, मैं सारे लोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन अब आपके ऊपर इतने सारे लोन के दबाव बन चुके हैं। अब आप बैंक को एक अप्रोच कर रहे हैं कि मेरे को एक 5 लाख का लोन चाहिए, बैंक आपको 5 लाख का लोन नहीं देता। उसके बाद भाइयों जिस बुरे ट्रैप के अंदर आप पूरी तरह दलदल में फंस जाते हो, भाइयों जो दलदल है इससे निकलना हर किसी के बस का नहीं है। कई लोग बहुत से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हल हर एक चीज़ का है, हल जानना जरूरी है। अगर आपकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं तो भाइयों वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपके मन में जो भी डाउट चल रहा था आज क्लियर कर देंगे। भाइयों देखो, आपने सबसे पहले किसी एक NBFC कंपनी से लोन लिया, आपने उसकी एक EMI भर दी, दूसरी भर दी, तीसरी भर दी, चौथे में आपके साथ ऐसा एक आपके साथ दिक्कत बनी, आपके जॉब चली गई या आपका बिजनेस में लॉस हो गया, किसी प्रकार का आपके साथ दिक्कत आ गई। जैसे वो दिक्कत आपके पास आके खड़ी हो गई, वो दिक्कत जैसे ही खड़ी हुई आपने वो लोन की EMI को स्टॉप कर दिया। जब आप किसी EMI को स्टॉप कर देते हैं भैया, आपके पास लगातार कंप्यूटराइज कॉल आनी शुरू हो जाती है बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंकिंग का एक ही सिस्टम है, आपको रिमाइंड करवाना बार बार कि भैया आप हमारी किस्त को भर दीजिए। पहले महीने में ही आपको लगातार यानी कि 10-15 दिन तक आपके पास लगातार कंप्यूटराइज कॉल आने वाली होती हैं। उसके बाद आपका जो डाटा है भाइयों, वैसे तो एक महीने अगले दिन ही आपका डाटा जो है रिकवरी एजेंसी को भेज दिया जाता है, वही ये सब कुछ काम करते हैं। जब ये रिकवरी एजेंसियाँ आपका खाता को संभाल रही होती हैं, आपको रिकवरी एजेंसियां आपको लगातार दिन भर 50-100 कॉल करना, ये एक उनके लिए मामूली सी बात है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही आपका रिकवरी एजेंसी के पास आपका खाता गया है, तमाम रिकवरी एजेंसियों के पास आपका खाता भेजा जाता है, जिससे आपके पास दिन भर 50-100 कॉल की जाती है। अगर आपने कभी देखा होगा, आपके पास किसी कंपनी की कॉल आई है, आपके पास किसी एक कंपनी की कॉल आई, रिपीट फिर वही चीज़ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने कंपनी को जवाब दे दिया, लेकिन रिपीट वही क्वेश्चन आपको दोबारा किया जा रहा है, वही आंसर आप दोबारा दे रहे हो, फिर थर्ड में भी यही सीन हो रहा है, बार बार एक ही रिपीट चलता जा रहा है। तो भाई इस रिपीट से बचने के लिए फ़िलहाल आप अपने नंबर को बंद कर सकते हो, क्योंकि
आप उनके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप जो है चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि दिन भर में 50-100 कॉल इनकी आती ही आती हैं। उसके बाद आपका डाटा कई ऐसे NBFC कंपनी है जो रिकवरी एजेंट को घर पर भेजती हैं। आप उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। आप अपने माता पिता को नहीं बताते कि भैया हमारे घर पे कि हमने लोन ले रखा है और हम लोन में डिफॉल्ट हो चुके हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है आपको भाइयों? डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? बैंक की भाषा में डिफ़ॉल्ट बोला जाता है, लेकिन इसका असली मतलब होता है दोषी, अपराधी। ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाना। बैंक के द्वारा आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है कि भैया आप हमारी लोन की किस्त नहीं भर रहे हो, तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। जब आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो भाइयों आपके पास जो है तमाम तरह की कंपनियों की एजेंसी से आपके रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आते हैं। अब रिकवरी एजेंसी के जो आपके घर पर ये रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, क्या वो आना ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाइयों, वो आ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग ने एक रूल बना रखा है, जिसके पास DRA का सर्टिफिकेट है वो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को आपके घर पर, आपके गेट पर भेज सकती हैं कि एक डिमांड करने के लिए, सर आप हमारी पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी भी कह रहे हैं अभी मेरी कंडीशन सही नहीं है अभी कंडीशन सही। मैं अभी, मेरे पास ना ही बिजनेस है, ना ही मेरी कंडीशन है देने के लिए, तो अभी मेरे पास कंडीशन सही नहीं है। तो अब सीधा सी बात है, उनको एक ही बात बोलिएगा, भैया अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, जैसे ही मेरे पास पेमेंट होगी मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत से लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में फंस चुके हैं। मोबाइल ले लेते हैं किस्तों पर और मोबाइल की किस्तें टाइम से नहीं भर पाते हैं, तो लोगों के एक ही सवाल आते हैं कि भैया क्या मेरा मोबाइल कंपनी लेके जाएगी? तो भैया मोबाइल कंपनी ने आपको लोन नहीं दिया, जो लोन दिया गया है वो बैंक के द्वारा दिया गया है, तो भैया बैंक आपका फ़ोन नहीं लेके जा सकती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ बैंकिंग के सिस्टम ऐसे हैं कि वो आपके फ़ोन को लॉक कर सकती है। जैसे पीछे आपने सुना होगा, आपका कोई फ़ोन है, आपने EMI टाइम से नहीं भरी, आपका फ़ोन को लॉक कर दिया गया। लेकिन इस समय फाइनेंस कंपनियां आपके फ़ोन को नहीं लेके जा रही हैं, लेकिन आपके फ़ोन को भैया आपने अगर किस्त नहीं भरी है तो रिकवरी एजेंट आकर आपके साथ ये चीज़ें बातें कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको फ़ोन नहीं देना होता। आपका इसके अंदर एक ही सिस्टम रह जाता है भाइयों, आपका सिविल का जो मैटर है, सारा का सारा सिविल का मैटर है, आपका सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। जो बुरी तरह से इफेक्ट पड़ता है भाइयों आपके सिविल के ऊपर, आपने एक भी EMI मिस कर दी है तो भाइयों वो आपका सिविल डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एजेंट DRA के सर्टिफिकेट के साथ आ रहा है, या फिर उसके पास होम विजिट लेटर भी है, या फिर उसके पास ID प्रूफ भी है, पहली बात तो बैंक लोग, जो बैंक है, जो NBFC बैंक हैं, वो किसी भी बैंक में किसी भी होम विजिट लेटर नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टियां हैं बदतमीजी ज़्यादा करती हैं। बदतमीजी ज़्यादा हो जाने के कारण उनको अपनी बैंकिंग के ऊपर खतरा रह जाता है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो भैया NBFC कंपनी के ऊपर भी टारगेट बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो बैंक है, ना ही जो एजेंसियां भेजती हैं वो विदाउट आपको होम विजिट लेटर के ही घर पर भेजती हैं। अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट भी है, अगर उनके पास होम विजिट लेटर भी है और उनके पास आपके ID प्रूफ भी है, तो भाइयों वो लोग जो आपके साथ है बदतमीजी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको बतानी होती है, सर आप इसकी पेमेंट करवा दीजिए। अगर आप इसकी पेमेंट टाइम से करवा देंगे तो आपका जो सिविल है, जो गिर रहा है निरंतर, वो स्टॉप हो जाएगा और आपका जो पेनल्टी लग रही है, पेनल्टी जो है ज़्यादा नहीं लगेगी। आप इसकी एक आधी पेमेंट करवा दीजिए ताकि आपका अकाउंट NPA में ना चला जाए। और लोगों के तमाम क्वेश्चन आते हैं कि भैया NPA, मेरा अकाउंट NPA में चला गया, मेरा अकाउंट NPA में चला गया। तो भैया अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है NPA में ही तो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ही तो जाएगा। अगर आप किसी बैंक को 3 महीने तक कोई भी पैसा नहीं देते हैं, मान के चलें आपने 92 डेज तक आपने किसी भी बैंक को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो भैया बैंक को जबरन आपके ऊपर एक जो ये है केस करना होता है NPA का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, जो कि बैंक को करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप लोग दिवालिया हो चुके हो और आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो जो आपका खाता है वो थर्ड पार्टियां ही संभालती हैं। उसके बाद आपको तमाम तरह के नोटिस आना आपके पास संभव है। अगर आपने किसी एक बैंक से पैसा नहीं दिया, पहले आपके पास रिमाइंडर नोटिस बैंक भेजता है, उसके बाद बैंक आपको डिमांड भी कर सकता है, भैया हमें पूरा पैसा वापस करो। उसके बाद भैया बैंक आपको एक आर्बिट्रेशन में नियुक्त कर सकता है, 138 का केस कर सकता है अगर आपने चेक दे रखा है, 25 का केस कर सकता है अगर आपने ECS चालू करवा रखी है। ठीक है,
अगर आपने किसी भी अकाउंट में ईसीएस चालू करवा रखी, ईसीएस का मतलब मान के चलो आपने किसी भी बैंक से ई नाज चालू करवा रखा है। जैसे मान के चलें आपने एक बैंक से जब लोन लिया तो वहाँ पर ई मैंडेट लिखा आता है, जिसमें आपने अपने बैंक की डिटेल डाली जाती हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा ये ई मैंडेट चालू होती है या फिर यूपीआई के द्वारा ये मैंडेट चालू होती है, तो वो आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा रिफ्लेक्ट होना, बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिक जाना, तो उसमें बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है 25 का। अब अधिकतर बैंक हैं जो एनबीएफसी के आपके ऊपर 25 का केस कर सकते हैं। वैसे कई बैंक जो है 25 का केस नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को समझते तब तक नहीं है जब तक वो आपसे बातचीत ना कर लें। बैंक आपको सबसे पहले आर्बिट्रेशन करेगा। आर्बिट्रेशन करने के बाद भाइयों आपसे क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन का मतलब है भाइयों मध्यस्थता, कि आपके साथ बैंक एक तालमेल करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, एक हल निकालना चाहता है, इस पेमेंट को आप किस प्रकार देंगे। ठीक है, अगर आप उस आर्बिट्रेशन में शामिल होते हैं तो हो सकता है आपका सेटलमेंट उसी पर ही हो जाए, उसी समय ही हो जाए। अगर उस समय आपका सेटलमेंट संभव नहीं है, आप लोग आर्बिट्रेशन में नियुक्त नहीं हो सकते, तो आपको एक एडवोकेट के द्वारा एक आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन लगवानी जरूरी होती है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगवाते हो तो फिर बैंक अपने तरीके से काम करता है, तो इसलिए हम आपको कह देते हैं कि आप एक आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन जरूर लगवा दें। अगर आपको कोई भी एडवोकेट नहीं मिल रहा, अगर आपको एडवोकेट की जरूरत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर कमेंट में लिख दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो भाइयों इस चीज़ में आपको निकलना होगा। अब आपको मैंने लिख कर दिया था कि मल्टीपल लोन है वो आपके जो है माफ़ हो जाएंगे। भाई वो माफ़ होते हैं। आप ये कह दो कि मेरा पूरा का पूरा लोन माफ़ हो जाए, भैया बैंक ने पैसा दे रखा था, पूरा लोन माफ़ नहीं होगा। लोन माफ़ होगा लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। इसके अंदर आपका सिस्टम क्या बैठ जाता है भाइयों, आपको 65 to 70% आपका लोन माफ़ हो जाता है। वो किस प्रकार होता है, आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है, वो किस प्रकार होता है भाइयों? माफ़ होने का मतलब ये है बैंक आपको एक सेटलमेंट का प्रावधान देता है। जो सेटलमेंट का प्रावधान बैंक क्यों देता है? क्योंकि बैंक के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा होता है कि भैया अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। तो वो लास्ट ऑप्शन यही है कि भैया अगर आपकी आर्बिट्रेशन भी, आपके ऑब्जेक्शन लग चुका है, आपके ऊपर किसी प्रकार का केस भी नहीं लगाना। नहीं तो देखो, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपके ऊपर केस भी करेगा, क्योंकि बैंक ने आपको पैसा दे रखा है। तो बैंक कुछ ना कुछ बिहाफ पर आपसे पैसा निकालने की पूरी कोशिश करता है। वो किस प्रकार कोशिश करता है? वो कहता है कि आप कुछ हमारे साथ तालमेल तोल भाव कीजिए। जैसे आप बार्गेनिंग करते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी मंडी जाते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं भैया 10 रुपये की मूली है, 8 रुपये की लगा दो। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला आपको, ताकि आपको एग्जाम्पल आपको फिट बैठ जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा सब्जी हर घर में बनती है, तो सीधी सी बात है एग्जाम्पल इसी चीज़ का दिया मैंने। अब बैंक आपके साथ तालमेल करना चाहता है। आपका अगर मान के चलें 1 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन है, मैं हमेशा एक वीडियो में ये जरूर समझाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो परेशानी चल रही है ना आपके मन में, जो आपके मन में डाउट चल रहा है, आपकी नींदें हराम हुई हुई हैं, आपको रात भर नींद नहीं आ रही, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका अगर मान के चले 1 लाख का लोन है, 1 लाख लोन का उन्होंने ब्याज लगा दिया, उन्होंने 2 लाख रुपए ब्याज कर दिया। भैया मैं अभी 2 लाख रुपए कैसे दे दूं, मेरे पास तो अभी भी भरने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो बीच का ऑप्शन क्या निकलेगा? बीच का ऑप्शन ये निकलेगा भैया सेटलमेंट करो और अपने अकाउंट को क्लोज करो, एनओसी लो और हाथ जान छुड़ाओ। उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ बैंक से वेवर लेना होता है। बैंक आपको पहले ईमेल करेगा या फिर आपके घर पर बाय पोस्ट भी भेज सकता है भैया सेटलमेंट का प्रावधान। उसमें अगर 1 लाख का लोन था, बैंक तो आपको बोलेगा कि आप 80,000 रुपये पे कर दो या 1 लाख रुपये पे कर दो, हम आपके सेटलमेंट करवा देते हैं। लेकिन अभी मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, तो बैंक को एक नोटिस भेजना है जिसमें बैंक से आपको बातचीत करनी है, सर मैं बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं देना चाहता हूँ लेकिन मेरी कंडीशन सही नहीं है, मैं आपको 35 से 40 हज़ार रुपये में दे के आपको मैं बिल्कुल फ्री करना चाहता हूँ अपने आप को। बैंक इस चीज़ में विचार करता है कि भैया अब देखो पैसा तो हमें कहीं से मिल नहीं रहा। कुछ टाइम विचार करने के बाद भाइयों बैंक आपको जो है दे देता है सेटलमेंट अच्छे खासे रेट पर। तो भैया आपकी जो इतनी नींदें खराब हुई हैं, आप इतने मल्टीपल में फंसे हो, मल्टीपल लोन में वही बंदा फंसता है जो एक बिजनेसमैन होता है या फिर एक जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करता है। वो पता क्या करते हैं भैया, शेयर उनको लगता है शेयर ऊपर जाएगा, यहाँ से उनको लोन का ऑफर है, लोन के ऑफर को क्लिक किया, पैसा निकाला, शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट जब ऊपर जा रही है तो पैसा डबल है, ट्रिपल है, चौपर है। अगर एकदम से जब उसकी डाउन होती है तो भैया वो सारा का सारा पैसा खुड में चला जाता है। जब वो पैसा खुड में जाता है तो भाइयों आप लोग हो जाते हो डिफॉल्टर।
एक दोषी अपराधी मतलब कि आप दिवालिया घोषित हो जाते हो उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती के कारण। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप मल्टीपल ट्रैप में जाना चाह रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि भैया मैं मल्टीपल ट्रैप कर लूँ, तो भैया बुरी तरह फंस सकते हो। तो इसलिए आज ही स्टॉप कर दीजिए मल्टीपल ट्रैप में जाना। अगर आपसे एक लोन भी टाइम से आप नहीं भर पा रहे हो, तो आज ही स्टॉप हो जाएं। और लास्ट में आप उसकी सेटलमेंट भी करवा सकते हो, सेटलमेंट आपका प्रावधान है, तो टेंशन मत लीजिए। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ भगवान से आप लोगों के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, जो आप मेरे को वॉच कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास इतना पैसा आ जाए, भगवान की दया से इतना पैसा आ जाए कि भैया आपको इन फ्यूचर कभी लोन लेने की जरूरत ना पड़े। भैया अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अभी आप रुक जाइए, स्टॉप कर जाइए। जब आपके पास पैसा हो, पेमेंट करके आप स्टॉप हो जाइए बिल्कुल। इन फ्यूचर कभी आपको लोन की जरूरत पड़ी तो आपको पूरा का पूरा पुराना लोन को क्लियर करना होगा। जैसे मान के चले, आपने जो 35,000 में 40,000 में सेटलमेंट करवाई थी, आपको विद इंटरेस्ट उनको पैसा देना होगा। आप विद इंटरेस्ट उनको पैसा दोगे, तभी जो है आपका फिर सिविल जाकर दोबारा ठीक होगा। कई लोग कहते हैं कि सिविल आपका बर्बाद हो चुका है तो आपको फिर भी लोन मिल जाएगा। तो भैया डिफॉल्टर को तो लोन मिल जाएगा अगर वो सिविल अपना सुधार लेगा टाइम से, लेकिन उसको कभी लोन नहीं मिलेगा जिसका सेटलमेंट का टैग होगा। दुनिया कहती है सेटलमेंट के बाद लोन मिल जाएगा। भैया सेटलमेंट के बाद लोन कैसे दे देगी बैंक आपको? तो सेटलमेंट के बाद बैंक कभी भी लोन नहीं देती। जब आपने पहले ही सेटलमेंट करवा रखी है तो नेक्स्ट बैंक को क्या लगेगा? तो नेक्स्ट बैंक भी तो ये सोचेगा, भाई इसके बाद पहले तो पैसे थे नहीं, इन फ्यूचर कहाँ से दे देगा मुझे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता, लेकिन आप इस ट्रैप से निकल जाते हो। अगर आपको अपना सिविल बचाना है तो टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो भैया सोल्यूशन यही है, आप सेटलमेंट करवाइए। अपने दिमाग में जो आपकी टेंशन भरी पड़ी है, टेंशन को बिल्कुल मुक्त कीजिए। रात को आराम से सोइए, खाइए पिए, मौज लीजिए, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि घबराने वाला बंदा हमेशा परेशान ही रहता है, वो कभी भी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए भाइयों, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।